नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कदम विकसित भारत की ओर। वर्ष 2047 का भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। जी हां, गरीब मुक्त तकनीक से लैस और विश्व गुरु की राह पर बढ़ते कदम हमारे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों और उनकी योजनाएं जो केंद्र सरकार की चलाई जा रही है, उसका जो लाभ मिल रहा है, उससे लेते हुए यानी कि लाभ लेते हुए किस तरह से हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो अब आपको बताते हैं। हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा करेंगे, साथ ही स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया पर हम चर्चा करेंगे। भारत की ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। छतों पर लगते सोलर पैनल अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जन आंदोलन का रूप लेते नजर आ रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी बदलाव की अगुवाई कर रही है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है। योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। आसान लोन और डिजिटल प्रक्रिया से ये शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए सुलभ है। योजना का सबसे बड़ा लाभ है बिजली बिल में भारी कमी। 3 किलोवाट की सोलर प्रणाली औसतन 300 यूनिट से ज्यादा बिजली हर महीने पैदा कर सकती है। जरूरत से ज्यादा बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमाई जा सकती है, यानी बचत भी और कमाई भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक मासिक खपत पर 1 से 2 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए 30 से 60 हजार रुपए तक सब्सिडी मिलती है। 150 से 300 यूनिट पर 2 से 3 किलोवाट के लिए 60 हजार से 78 हजार रुपए तक सहायता दी जाती है। 300 यूनिट से अधिक खपत पर 3 किलोवाट से ऊपर क्षमता लगाई जा सकती है। सरकार के मुताबिक इस योजना से सालाना 75 हजार करोड़ से अधिक रुपए की बचत संभव है और 30 गीगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता जुड़ सकती है। पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ बिजली की बचत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। एक छोटी सी स्टोरी के जरिए हमने जाना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की छोटी बड़ी बारीकियों को। अब आइए, हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय पहले करवाते हैं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे जो हमारे खास मेहमान हैं, आप हैं सामाजिक उद्यमी एवं मोटिवेशनल स्पीकर दीपक ठाकुर जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल, तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही खास मेहमान का परिचय हमने करवाया और अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने देखा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में छोटी बड़ी बारीकियां, इसी से हम शुरुआत करेंगे। दीपक जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं। ज़रा हमें ये बताइए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके बारे में हमने एक छोटी सी स्टोरी भी देखी और अब हम इस पर परिचर्चा भी करेंगे। सरकार के उद्देश्य को कैसे देखते हैं आप? सरकार का उद्देश्य, ये कहूँ अगर मैं तो गलत नहीं होगा, कि हर घर को बिजली पहुंचाना और सोलर पैनल के माध्यम से बिजली पहुंचाना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए ललिता जी, अगर आज के परिदृश्य में हम देखें तो ईरान यूएस वॉर के चलते हमारा देश प्रभावित हो रहा है, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। और भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता था, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा उत्पन्न करने में जिसका उपयोग होता था। प्रधानमंत्री जी की ये दूरदर्शी सोच थी, जिसके तहत इन्होंने पहले ही सोलर एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा की बात की और यह इन्होंने 2022 के ग्लासगो समिट में यह बात कर दी थी। वहीं से ये सोलर की बात उठने लगी, हर जगह जोर पड़ा। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो आपके देश के लिए ज़रूरी है। आज बात हो रही है कि टेम्परेचर 52 डिग्री चला जाएगा, गर्मी इतनी जो बढ़ रही है। आपके पास ये ऊर्जा जब रहेगी तो आप जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उतना ही आप वैकल्पिक ऊर्जा जो नहीं उत्सर्जन करती उसको ला करके, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया नेट ज़ीरो, कार्बन नेट ज़ीरो बाहर निकले, इसकी ओर हम लोग जा रहे हैं। दूरदर्शी सोच
ये तो वाकई आज हम और आप दोनों देख सकते हैं कि किस तरह की दूरदर्शी सोच है कि जिन चीजों के लिए देश हमारा परेशान हो रहा है उसके लिए पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। अच्छा राकेश जी, हम सोलर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि अभी जो देशों में जो युद्ध चल रहा है जिसका असर सीधा सीधा जो है वो हमारे पास भी आ रहा है, हम पर भी पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। लेकिन सोलर पैनल के साथ में जो सब्सिडी की बात की जाती है तो उस पर जरा हमें बताइए कि किस तरह से सब्सिडी लोग ले सकते हैं, सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं, क्या पात्रता होती है इसकी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आवेदन। तो आवेदन कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर इसे देखा गया है और इसको यह कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की परिकल्पना भी है और सरकार की भी ये सोच है कि मार्च 2027 तक कम से कम देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल हो। तो इसी से सरकार इस योजना को कितना गंभीरता से ले रही है, क्या प्राथमिकता दे रही है, इससे स्पष्ट होता है। इस योजना को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि मध्यम वर्ग और जो निम्न मध्यम वर्ग है, जिनको अपना घर है, घर की एक छत है, घर के कागजात उनके नाम से है, यानी प्रॉपर्टी का पेपर उनके पास है जी, उनको केवल एक आधार कार्ड के साथ और करंट बिजली बिल का जो फोटोकॉपी लगा के उसमें जो करंट बिजली बिल उनका आया है उसको दे, और किसी भी बैंक में, सारे बैंकों में भारत सरकार ने इस ढंग की व्यवस्था की है कि आवेदन का बिल्कुल सरलीकरण करके आपको, अगर एक मुश्त पैसा आपके पास नहीं है, सब्सिडी की व्यवस्था यह है कि 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी इसमें मिलेगी। कुल लागत इसकी 3 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल अपने छत पर लगा रहे हैं तो उसके लिए 300 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें कुल लागत 1,30,000 से 1,40,000 रुपये तक आएगा, यानी 40 से 45% तक आपको सब्सिडी से कवर होगा और 50-55% आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो यह लगाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो जितने किलोवाट का लगा रहे हैं उतना प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, तो इसमें बचत भी है और प्लस कमाई का मौका भी है, क्योंकि सरप्लस बिजली ग्रिड से आप जब अटैच हो जाएंगे तो उतना आप ग्रिड को बेच देंगे या फिर सरकार उसकी बिलिंग करके आपको पेमेंट करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में कहीं कोई बिचौलिया नहीं है जी। आमतौर पर आम लोग इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं जब उन्हें किसी योजना का लाभ लेने के लिए किसी मध्यस्थ के माध्यम से जाना पड़ता है, किसी बिचौलिए के माध्यम से, जिससे उनको जो लाभ प्राप्त होता है उसमें कहीं ना कहीं कटौती होती है। तो इस योजना में कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में कहीं भी जाके अप्लाई करें, आपको केवल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका चयन करना है और आपके छत पर ले आके सोलर पैनल लगा देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लीन एनर्जी है, इसमें आपको पर्यावरण को कोई संकट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप कहीं पेड़ नहीं काट रहे हैं, आप कोयला नहीं जला रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन जैसे ठाकुर जी ने कहा वो नहीं हो रहा है, तो आपका पर्यावरण भी क्लीन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक राहत हासिल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम इसे कह सकते हैं। दीपक जी, पहले हम ये सोचते थे शहरों में इन चीज़ों को हम देखते थे, लेकिन अब सुदूरवर्ती गांवों की हम बात करें, इलाकों की बात करें, वहां पे भी हम ज़्यादा तरीके से देख सकते हैं कि अब सोलर पैनल हर घर के छत पर है। एकदम आप ट्रेन के रास्ते भी जाएंगी तो रास्ते में आपको सोलर पैनल दिखते हैं। और आपको बता दूं, इसी सोलर पैनल ने, इसी सोलर एनर्जी ने राजस्थान, जो बीमारू राज्यों के बीच में ये आर्त राजस्थानी था, वहाँ के किसानों की आर्थिक हालत, माली हालत बिल्कुल बदल दी। मैं यही सौर ऊर्जा पर मीटिंग कर रहा था और वहाँ पर हम लोगों ने नारा भी दिया था एक कि सूरज से खेती और सूरज की खेती, जो आपको बताऊंगा क्यों ऐसे हम लोगों ने डाला। देखा कि उन लोगों की माली हालत बहुत ही बदल गई थी और
सौर ऊर्जा के कारण इन लोग का बिजली बिल घट गया, जो प्रदूषण वगैरह तो ठीक ही था। पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी है वो बहुत जल्दी सूख नहीं रहा था, वो नमी बनी रहती थी, तो खेती में भी सहूलियत हो रही थी। बड़े बड़े उनके पैनल हो गए थे। इन लोगों ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके किसानों ने बहुत बड़े ऋण की मांग ये लोग कर रहे थे, और ये लोग मिलेट बेस्ड श्री अन्न जो है, प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक चीज़ शुरू की। ये सारी चीज़ें उनकी जो हैं आप जुड़ी हुई, आप मान के चलिए, ये एकदम गेम चेंजर है शब्द इसके लिए। तो सूरज की खेती और सूरज से खेती में जो कह रहा हूँ, सूरज से ये एग्रो फोटोवोल्टेइक इसको कहा जाता है, ये एनर्जी आपको जो मिलती है सोलर से, उससे खेती वेती तो हो गई एनर्जी से। उसके बाद जो सूरज की खेती आप करेंगे, जो सरप्लस आपके पास मिल गया उसको बेच दें, वहाँ भी आपको आमदनी हो रही है जी, जो सरप्लस हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर सर ने बताई है। राकेश जी, बहुत अब हम कुछ और विषयों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर की बात हम कर रहे हैं, हम बिजली बचत की बात कर रहे हैं, बिजली खपत की बात कर रहे हैं, उससे आमदनी की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो योजना है एक उद्यमी क्रिएट करने की भी योजना है। आप इसे उद्यम के तौर पे भी देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल 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 सही सवाल है आपका। एक उद्यम, जैसे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें तो आप हर छत पर अगर बिजली प्रोड्यूस होगा, हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य को ऊर्जा का अक्षय भंडार कहा जाता है। आप कोयला एक दिन धरती के अंदर, उसका भी रिजर्व है, किसी दिन वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, पेट्रोलियम को लेके भी यही बातें कही जाती है कि एक न एक दिन पेट्रोलियम के कुएं सूख जाएंगे। आप रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात होती है, उस एनर्जी माने एक वैकल्पिक एनर्जी जो प्रकृति से सीधे सीधे जैसे आप हासिल करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूरज ही है। सूर्य के जरिए, चूँकि हम पहले ही बोले कि भारत में 300 प्लस साल में दिन ऐसे होते हैं जब आप धूप की उपलब्धता रहती है और पूरे दिन में इतना बिजली प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो बिजली बना रहे हैं वे एक तरह से उद्यमी हो गए, क्योंकि उनके अपनी ज़रूरतों की बिजली वो खुद पूरा कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता यही है। लेकिन एक चीज़, गांधी जी ने जब स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी ने क्या कहा कि हम सूत काटें, उसे कपड़ा तैयार करें, उस कपड़ों को खुद पहने। तो बिजली के मामले में भी यही है, और बचत भी, इसलिए मैंने कहा बचत भी और कमाई भी। यानी जो सरप्लस आप 3 किलोवाट का अगर सोलर पैनल लगा लिए, 300 वाट आपको अगर अपने घर की ज़रूरत है या 200 वाट ज़रूरत है, 100 वाट सरप्लस हो रहा है, तो वो आप ग्रिड के माध्यम से दूसरे के लिए दे देंगे, तो उससे जो आय आपकी होगी, एक तरह से आपको आमदनी भी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उद्यमी हो गए। बिल्कुल राकेश जी, बहुत बेहतर बात बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा हमें कि प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है, कह सकते हैं विकसित भारत की जो हम बात करते हैं, विकसित भारत 2047 की बात हम करते हैं, तो इस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए रोजाना नित्य प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं सर कि स्टार्टअप की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2016 को की गई थी। लेकिन दीपक जी, जरा ये बताइए कि स्टार्टअप की बात हम लोग कर रहे हैं, रोजगार सृजन की बात हम करते थे, तो अब आपको क्या लगता है, इसे कैसे देखते हैं आप कि पहले हम रोजगार लेने वाले थे, अब हम रोजगार देने वाले हैं? तो इसे जरा हमें बताइए कि किस तरह से स्टार्टअप को देखते हैं अभी देश में, या खास तौर से बिहार की बात मैं करूं, बिहार में किस स्थिति में है हमारा स्टार्टअप? स्टार्टअप को समझना अगर है तो आज के नए युग के जो बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, 20 से 30 के एज ग्रुप वाले, उनसे मिलिए जी। उनके पास जो नवाचार शब्द आजकल प्रयुक्त हो रहा है, उनके पास नए आइडियाज़ हैं, वो नए नए आइडिया लेकर आएंगे। आपको कभी कभी लगेगा कि ये मैंने बकवास बोल रहा है, क्या ये कभी हो सकता है, क्या ये सपना देखता है, लेकिन वैसे ही आइडियाज़। तो ये बदलाव आ रहा है और इस क्रांति से कोई दूर नहीं है, न महिलाएं न कोई। बिहार के गांव में मोदी जी ने खुद कहा है, ये कोरोना काल की देन है, कहिए लोग जब घर में बैठ गए, अब सब है सो मोबाइल यूज़र बिहार के गांवों में प्रतिशत सबसे ज़्यादा थी पूरे हिंदुस्तान में जी। तो इसका प्रभाव आया, लोग नए स्टार्टअप्स लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने आवेदन दे रहे हैं और
आप देख ही रही, एक पर एक आइडियाज़, एक पर एक यूनिकॉर्न इस देश में हो रहे हैं अब, जो पहले सोचने के बियॉन्ड था। तो ये बदलाव है, ये बहुत ही अच्छा बदलाव है, और ये अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। कम रेट पे लोन मिलता है, 3 साल तक आप लोन, ये इनकम टैक्स मत भरिए, आपका पेटेंटिंग का बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा, लोन भी आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक मिल सकता है। बहुत सारी सुविधाएं, आप आइए उसका उपयोग कीजिए, बढ़िए। ये कह सकते हैं राकेश जी कि पहले जो चंद महिलाएं थी वो बाहर हुआ करती थी, घरों से बाहर रह करके कुछ कार्य करती थी, कुछ निर्माण कार्य करती थी, बाजारों में उतरती थी, लेकिन अब हर घर में आपको महिला ज़रूर मिलेंगी जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे भी हैं और नित्य प्रतिदिन वो जो है आगे बढ़ रही हैं, और जिसके बारे में अभी दीपक जी ने कहा है टर्नओवर, तो आप कई ऐसी महिलाओं को देखेंगे जिनके टर्नओवर करोड़ों करोड़ में है। तो ये सब कुछ जो है स्टार्टअप की देन है, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के विजन की देन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये विजन रखा है कि विकसित भारत का लक्ष्य 2047 का हमें पूर्ण करना है। राकेश जी, हम जैसा कि अभी दीपक जी बता रहे थे, हमें महिला के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। महिला उद्यमियों की बात अगर हम करें तो टैक्स में बेनिफिट उन्हें किस तरह से है, जरा हमारे दर्शकों को वो बताइए। ये एक बात जानिए कि स्टार्टअप जी जब ये शुरू हुआ 2016 जैसे जी आपने बताया, तो उस समय 500 के आसपास ऐसे स्टार्टअप थे पूरे देश में जिन्हें आप स्टार्टअप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद जब इनोवेटिव आइडियाज को लेके आगे जो से आने का आह्वान किया गया, तो देखते देखते आज 1.74 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है, 1 लाख से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब जिसका 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्थ है। बिल्कुल ऐसी मैंने स्टार्टअप की अब इतनी पहुंच हो गई है, इतना वर्थ हो गया है। उसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। अब यानी 10 लाख के आसपास महिलाएं स्टार्टअप की विभिन्न इकाइयों से या विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें आईटी भी है, मेडिकेयर भी है, जिसमें लाइफ साइंसेज भी है, और अदर इनोवेटिव जहाँ पर जो कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, आप मेहंदी लगाना सिखाने से लेकर बाल कैसे संवारें, मेकअप कैसे करें, ये सारी चीज़ें उसी आइडिया का असर। अब जैसे आइडिया घर बैठे आप दवा मंगा ले, 20% डिस्काउंट मिलेगा, ये एक आइडिया है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन। और ये सब इसलिए संभव हुआ, जो हमको लगता है कि आपका अगला क्वेश्चन होगा, ये सब इसलिए संभव हो पाया कि चूंकि देश 1 साल पहले से डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए डिजिटल इंडिया के देन है। आज अगर 129 करोड़ स्मार्ट मोबाइल और मोबाइल फ़ोन सेट देश के अंदर है, अगर 116 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आज देश के 97.8% हिस्सों में ब्रॉडबैंड हाईवे पहुंच गया है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो मेरा यह मानना है कि आपका जो सवाल है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं इससे जुड़ी हैं, महिलाओं को एक खुली आज़ादी मिली है, उन्हें काम करने का मौका मिला है, और इसमें ये भी नहीं है, ये बाध्यता नहीं है इतना बड़ा सेटअप हो, ऑफिसेज हो, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। आप बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी, छोटे से कस्बे में, गांव में बैठे लोग, बिजली की, इंटरनेट की, मोबाइल की कनेक्टिविटी की सारी सुविधा उपलब्ध है, वहीं से अपना काम कर रहे हैं। एक चीज कह सकते हैं कि जो कभी हमने सोचा नहीं था वो क्रांति अभी जो है हमें देखने को मिल रही है। बियॉन्ड द थॉट जिसे कहते हैं, बिल्कुल, कि आपकी सोच से परे वाली चीज। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था, उस विजन को पूरा करने के लिए। और एक तरह से कह सकते हैं कि हम स्टार्टअप्स की बात जरूर करते हैं तो हमें अपने आप से बात होने लगती है डिजिटल इंडिया की, क्योंकि हम पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं। दीपक जी, एक मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसा कि हम अभी महिला उद्यमिता की बात कर रहे थे, हम सभी जानते हैं कि महिला उद्यमिता में इस बार के बजट की हम अगर बात करें 2026-27 की, तो सी मार्ट की बात की गई है। आपको क्या लगता है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक अहम जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए। सी मार्ट जब ये जगह जगह खुलेंगे और जो चीज़ घरों में बनाया करते थे वो हम रिटेल मार्केट में लेकर आ सकेंगे, तो क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण को कहीं और ज़्यादा बल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ललिता जी। अब मैं तो बिहार सेंट्रिक मेरी थॉट हो जाती है, बिहार केंद्रित रहती। पद्मश्री किसान चाची, एक गांव की महिला जिसने देखा कि उसके पति बहुत नहीं कमाते हैं, तो बाहर निकलने का प्रयास की, तो घर वालों ने रोका
खेती करना उन्होंने खुद शुरू किया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, खेती से निकले प्रोडक्ट को जब मार्केट में बेचने लगी, उसके अचार बनाने लगी, ऐसे ऐसे चीज़ कर कर के, तो महिलाओं को इसमें बहुत ही इसमें सहयोग मिला है। बहुत कम रेट 6% पर लोन मिलेगा आपको। सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जाइए जहाँ की एक स्थायित्व रहता है आपके लोन का। और इसमें वो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये सब जो है ना, सब मिल के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक सशक्त होना बहुत आवश्यक जी। मैंने अपने घर में देखा है। बच्चे जो हैं, चूंकि माँ कमाने वाली नहीं होती है तो उसको थोड़े हीन भावना से वो लोग देखते हैं कि तुमको कुछ आता है, जी। पापा कमा के लाते हैं तब चलता है, जबकि पूरा घर संभाल रही है। कि ये भावना खत्म होगी, औरत जब सशक्त होगी। और इंदू बहन की जगह अब आज के आप उदाहरण एक बताऊं आपको, हमारी परिचित हैं भारती सखोजा जी, पंजाबी महिला है, तो बोली कि भैया मैं तो लाख रुपए कमा लेते हूँ। हम बोले आप न ऑफिस जाती हैं, न कोई आपका धंधा है, न कुछ, तो आप कमाती कैसे? पेंटिंग सिखा करके जी। ऑनलाइन पेंटिंग सिखाती हैं। बोले तो पेंटिंग में कोई लाख रुपया देगा? आपका कोई पिकासो का पेंटिंग है कि आपको लाख रुपया? बोली नहीं, आप हिसाब जोड़िए ना, 50 बच्चों से अगर मैं 2-2 हज़ार रुपये ले रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया, सही बात है। सही बात आपने कही है। देखिए ऐसा है कि एक छोटे छोटे कमेंट्स आपसे लेंगे कि हम स्टार्टअप की बात कर रहे थे तो डिजिटल इंडिया की बात खुद ब खुद होने लगी। तो ज़रा हमें ये बताइए कि सबसे पहले राकेश जी आप ज़रा हमें बताइए कि आप डिजिटल इंडिया को किस तरह से देखते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत हमारा उसी से है, यूपीआई, जिसके लिए हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कहूँगी कि पैसे पॉकेट में कैसे ना रखें, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ज़रा डिजिटल इंडिया के बारे में बताइए कि कह सकते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था हमारी उससे चल रही है। देखिए एक बात जान जाइए, जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं दुनिया में एक स्वीडन देश है जो पूरी तरह कैशलेस इकोनॉमी है उसकी। प्रधानमंत्री जितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, अब डिजिटल इंडिया के आज 11वां वर्ष है, 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं हम लोग। डिजिटल इंडिया में केवल इतनी ही चीज़ नहीं है कि आप पीपीआई का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, या डिजिटल पेमेंट कैसे कर रहे हैं, या डिजिटल काम कैसे कर रहे हैं। इसमें ई गवर्नेंस भी है, इसमें ई लर्निंग भी है, ई टीचिंग भी है। और इस ढंग से करके जैसे सरकारी विभागों में ई मार्केटिंग कैसे होगी, ई बाइंग कैसे होगा, आप कैसे डिजिटल सब कुछ कीजिए, कितना ट्रांसपेरेंट होगा, गवर्नेंस के काम कैसे आप स्मार्टली कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें कुछ माफी चाहूंगी आपको, मैं रोक रही हूँ राकेश जी, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी दीपक जी, डिजिटल इंडिया पर बहुत छोटे से शब्दों में। डिजिटल इंडिया तो एक ऐसी क्रांति, इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने जो हमारी अर्थव्यवस्था सप्ताह के 5 दिन चलती थी, सप्ताह के अब 7 दिन चला दी। शनिवार और रविवार को भी भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। बिल्कुल। शुक्रवार को ये बंद हो जाता था, और सोमवार को जब हम लोग घर वर बनाते थे तो लेबर बोलता था पैसा मिलता हुआ तब ए बुआ, ये पटना की भाषा। तो सोमवार को बैंक से पैसा निकालते थे, देते थे, तब वो लेबर आता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है। माफ कीजिएगा, समय हमारे पास काफी अब कम बचा हुआ है। माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चर्चा में शामिल हुए, इतना समय दिया आपने इसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे गेस्ट ने बताई है हमें कि प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिखाया है जो अब तक हमने सोचा नहीं था। यानी कि विजन इतना मजबूत है कि वो दिन दूर नहीं, वो लक्ष्य दूर नहीं, जब हम वर्ष 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। फिर होगी आपसे अगले अंक में मुलाकात, तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे बिहार दूरदर्शन। नमस्कार।